साथियों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मॉड्यूल क्रमांक 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता के नोट्स कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में जानेंगे। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में मॉड्यूल क्रमांक 1, 2, 3 के नोट्स तैयार करके उसकी जानकारी दी थी। हम सभी कंटेंट को समाहित करके कैसे नोट्स तैयार कर सकते हैं और डायरी कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आने वाले वीडियो में सभी मॉड्यूलों की प्रश्नोत्तरी और नोट्स तैयार करके आपको लाता रहूँगा। तो चलिए साथियों, नोट्स को देख लेते हैं। इसका पहला बिंदु है उद्देश्य। उद्देश्य में दिया गया है शिक्षकों एवं बच्चों के बीच मौजूदा जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों और पक्षपातों और उन पर आलोचनात्मक रूप से पहचान करना, विभिन्न विषयों के समव्यवहार में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना, कक्षागत वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों का उपयोग और उन्हें ग्रहण करना, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की भूमिका को समझना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों की पहचान और उनके योगदान की उदाहरण द्वारा प्रशंसा करना, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को पहचानना और उनकी सराहना करना। इसका दूसरा बिंदु है रूपरेखा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय। विद्यालयी शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की भूमिका की समझ। भाषा शिक्षण में से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जेंडर समस्याओं का समावेश। गणित शिक्षण में जेंडर समस्याओं का समावेश और विज्ञान शिक्षण में जेंडर संबंधी समस्याओं का समावेश। गतिविधि के माध्यम से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश एवं गतिविधियों के माध्यम से जेंडर संबंधी मुद्दों का समावेश। इसके बाद सारांश। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम का परिचय। सबसे पहले कि हम जेंडर की अपनी समझ पर गहराई से विचार की इस चर्चा यात्रा को शुरू करें, इसे समझने की ज़रूरत है कि जेंडर कैसे सामाजिक संबंधों को निर्धारित करता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना है। विभिन्न विषयों के शिक्षण अधिगम में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना, कक्षा के वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों के प्रयोग का सुझाव देना, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना, जेंडर संबंधी वर्तमान रूढ़िवादियों, दृष्टिकोणों और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने और उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए तैयार करना। शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा का वातावरण सहभागितापूर्ण हो, जहां लड़कियां भी सीखने की प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से शामिल हों। इसलिए इस मॉड्यूल के विभिन्न उदाहरण इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि कक्षा के भीतर और बाहर किस प्रकार जेंडर आधारित भेदभाव अनजाने ही प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का एक अंग बन जाते हैं। महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जेंडर संबंधी मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे विषयों तथा हिंदी या अंग्रेजी जैसी भाषाओं के शिक्षण में किस प्रकार समावेशी विधि से ध्यान दिया जाए। हम एक साथ जेंडर संबंधी मुद्दों पर विचार करें तथा उन्हें कक्षा और विद्यालय में प्रभावी विधि से ध्यान दें। विद्यालयी शिक्षण
प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयामों की समझ। सामाजिक निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिससे सभी व्यक्ति और सामाजिक प्रक्रियाएं एक अहम भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कपड़े में लपेटा जाता है, तो हम नहीं बता सकते कि वह लड़का है या लड़की है। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम विभिन्न तरीकों के माध्यम से लड़का या लड़की के बीच अंतर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कपड़ों में भेदभाव, गतिविधियां करने में, खिलौने के साथ खेलने में। जो खेल वे आमतौर पर खेलते हैं, जैसे कि एक खेल के मैदान में लड़कों को फुटबॉल और लड़कियों को खो खो खेलते हुए देखते हैं। जेंडर समाजीकरण प्रक्रियाओं का एक उदाहरण है। जेंडर क्या है, अब समझते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर सामाजिक रूप से निर्धारित और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच अंतर को संदर्भित करता है। जेंडर परिवार, स्कूलों, विज्ञापन, मीडिया, बाजार आदि के माध्यम से प्रभावित होता है, इसलिए विभिन्न समाजों में और समय के साथ भिन्न हो सकता है। इसके अलावा जेंडर अन्य कारणों जैसे नस्ल, वर्ग, धर्म, जातीयता और विकलांगता से भी प्रभावित हो सकता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार। क्या आपको लगता है कि हमारे जेंडर के आधार पर हमारे साथ अलग अलग व्यवहार करने और समानता तक पहुंचने से रोकते हैं? और क्या जेंडर भूमिकाएं निष्पक्ष हैं? क्या हमारे साथ अलग अलग तरह से व्यवहार हो रहा है क्योंकि हम प्रकृति रूप से अलग हैं? ऐसे में शिक्षक को अधिगम, वातावरण व गतिविधियों में यह विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षक को पहले सभी स्कूली गतिविधियों में जेंडर भेद की पहचान करनी चाहिए और फिर कक्षा के बाहर की गतिविधियों को तदनुसार योजनाबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से सक्षम वातावरण बनाएगा जहां सभी छात्र अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम क्या है? कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें स्कूल प्रणाली से और अनौपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है। इसे हिडन पाठ्यक्रम कहा जाता है। हिडन पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है? वह सभी व्यवहार, परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण शामिल हैं जो स्कूली प्रक्रियाओं में अनजाने में छात्र अपना लेते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ वे सीखते हैं वह औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है या नहीं। जेंडर अनिवार्य रूप से इस हिडन पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन जाता है। वह कुछ माध्यमों से संपादित होता है, जैसे कि संगठनात्मक व्यवस्था जिसमें जेंडर के आधार पर कक्षा और स्कूल के भीतर भौतिक स्थानों का विभाजन शामिल है। लड़कों और लड़कियों में अलग अलग कार्य सौंपना, स्कूल की गतिविधियों में अनुष्ठान और अभ्यास, लिंग के आधार पर इनाम और सजा की व्यवस्था, विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से लड़कों और लड़कियों को अनुशासित करना, शिक्षकों द्वारा लेबल पैटर्न, शिक्षक छात्र और छात्र छात्र में परस्पर बातचीत, यहाँ तक कि स्कूल की भौतिक स्थान भी जेंडर की धारणा से प्रभावित है। गतिविधि क्रमांक 1, ऐसे विज्ञापन के बारे में सोचें जो जेंडर संबंधी रूढ़ियों को मजबूत करता है और एक अन्य विज्ञापन जो जेंडर के अनुकूल है। आप वीडियो की लिंक को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। चिंतन के लिए कुछ समय जेंडर कमेंट्स बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज करें। गतिविधि पर पृष्ठ के लिए किसी भी ब्राउज़र में अपने URL को टाइप करें। यहाँ पर URL दिया गया है http://bit.ly/mpn-4-2। गतिविधि क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें।
मॉड्यूल में दी गई तस्वीर में क्या हो रहा है? स्कूल के कार्यक्रम के दौरान लड़कियों को फूल देने की जिम्मेदारी क्यों दी जाती है? अपने स्कूल या स्कूल के बाहर किसी भी कार्यक्रम में कुछ ऐसे उदाहरण के बारे में सोचें जहां लड़के फूल पेश करते हुए दिखाई देते हैं। भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर मुद्दों का समेकन। विभिन्न विषयों में लड़कियों और महिलाओं की आदर्शता एवं कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने की आवश्यकता है। सभी विषयों में दिया गया ज्ञान और जिस भाषा के माध्यम से दिया जाता है वह इस जेंडर असमानता को स्वाभाविक रूप से दर्शाता है। हमें ऐसे ज्ञान को आलोचनात्मक तरीके से चुनौती देना चाहिए और इन असमानताओं के निवारण हेतु ऐसे ज्ञान का खंडन करना आवश्यक है। अतः विद्यार्थियों को भाषा की भूमिका तथा भाषा के द्वारा किस प्रकार शक्ति आधारित भेदभाव स्वाभाविक बनाए जाते हैं इसके प्रति जागरूक बनाना जरूरी है। भाषा, चित्र और अन्य सामग्रियों के साथ इस तरह के ज्ञान के निर्माण में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है और हमें ज्ञान के इस पहलू पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में ऐसे तत्व जैसे शब्द और भाव शामिल होते हैं जो जेंडर की रूढ़ियों को बनाए रखते हैं। इसलिए हमें कक्षा के एक जेंडर निष्पक्ष भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें आदमी शब्द के विकल्पों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हमारी भाषा जेंडर समावेशी तथा जेंडर निष्पक्ष होनी ही चाहिए। एक सामान्य वाचक अभिव्यक्ति पुल्लिंग वाचक संज्ञाओं जैसे आदमी मैन, सिपाही और पुरुष वाचक सर्वनाम जैसे उसे, वह का सामान्य उपयोग है। वह किसी का संदर्भ जेंडर अज्ञात होता है तब उसे प्रायः पुरुषवाची संबोधन दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अध्याय बिहुविल निगाथऊ में मणिपुर के एक राजा और रानी के बारे में एक कहानी है जिसके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। 3 बेटे होने के बावजूद वे अपनी बेटी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनते हैं और सबसे बड़े बेटे को राजा घोषित करने के पुराने रीति रिवाज को चुनौती देते हैं। इन बिंदुओं पर विचार करें। क्या शारीरिक गुण एक अच्छा शासक होने के लिए पर्याप्त है? क्या लड़कियां और महिलाएं शक्ति और अधिकार वाले पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में कम सक्षम हैं? कक्षा में शक्तिशाली एवं निर्णयात्मक भूमिकाओं में स्थानीय महिलाओं के उदाहरण दें। उदाहरण नंबर 2, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक दिन मीना एक आम तोड़ती है और उसे घर ले जाती है। उसकी दादी राजू को बड़ा टुकड़ा देती है क्योंकि वह लड़का है। मीना ने इसका विरोध किया। आखिरकार वह आम लाई थी और वह दोनों में बड़ी है। वह जोर देकर कहती है कि बड़े होने के नाते उसके हिस्से पर उसका अधिकार है। उसके पिता मदद के लिए आते हैं। वे आम को समान रूप में विभाजित करते हैं। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। आम घर कौन लाया? मीना की दादी ने राजू को बड़ा टुकड़ा क्यों दिया? आपको क्या लगता है कि बड़ा टुकड़ा किसे मिलना चाहिए था? चर्चा के बिंदु। क्या आपने अपने परिवार में संसाधनों, बाहर आने जाने पर समय पर या इसी तरह के किसी अन्य विषय में लड़कों और लड़कियों के प्रति भेदभाव होते देखा है? क्या समाज के पुरुष सदस्यों का रूढ़ियों को तोड़ने में सक्रिय रूप से शामिल होना महत्वपूर्ण है? अगला बिंदु है सामाजिक विज्ञान में शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन। प्राथमिक स्तर से होने वाली स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में स्कूल पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान एक अभिन्न अंग है। सामाजिक विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान करता है। जेंडर, धर्म, क्षेत्र, वर्ग और दिव्यांगता के संदर्भ में लोकतंत्र और निरंकुशता, सत्ता और शासन, जाति, नस्ल
और गोत्र, जेंडर और पितृसत्ता रूढ़ियों और पूर्वाग्रह आदि मुद्दों पर विचार विमर्श करना। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थानों मुद्दों जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं। प्राप्त विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर प्रश्न और जांच करना। समाज विज्ञान का मुख्य पहलू गतिविधियों के माध्यम से अधिगम प्रक्रियाओं में प्रासंगिक और उपयुक्त स्थानीय सामग्री का समेकन है। नेक्स्ट है आर्थिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी। एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक द्वारा अतीत 3 अध्याय 4 आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसका नेक्स्ट बिंदु है गणित शिक्षण के माध्यम से जेंडर समीकरण। प्रत्येक व्यक्ति गणित जानता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं, बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी को बढ़ाने को महिला प्रबंधक, व्यापारी, उद्यमी, पायलट, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि के उदाहरण देकर पुनर्स्थापित करें। प्रत्येक जेंडर का पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार है। इसे गणितीय दृष्टांतों के माध्यम से दिखाया जाता है। अगला बिंदु है विज्ञान शिक्षण में जेंडर समीकरण। पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक महिलाओं की सीमित पहुंच थी। उन्हें बौद्धिक, वैज्ञानिक और तकनीकी समुदायों से लगभग बाहर रखा जाता था। उनको हमेशा बच्चों के पालन पोषण और घर की देखभाल से जोड़ा गया है। शारीरिक विशेषताओं के कारण लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़के, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए बुनियादी संरचना कार्य आवश्यक और आवश्यकताएं भी समान हैं। गतिविधि। शकुंतला देवी यह एक भारतीय गणितज्ञ हैं और उनकी मानसिक गणना क्षमताओं के आधार पर उन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। उसने केवल 28 सेकंड में 2 13 अंकों की संख्या को गुणा करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक स्थान अर्जित किया है। नंबर 2 पर जानकी अम्बाल। वह भारत की एक प्रसिद्ध पादप जीव विज्ञानी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से वनस्पति विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। वनस्पति विज्ञान में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तीसरी हैं टैक्सी थॉमस। वह डीआरडीओ के एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक हैं। उन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वह भारत में मिसाइल परियोजना की शुरुआत करने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट है कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री थी। उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। गतिविधियों के माध्यम से जेंडर को समझना। आइए एक उदाहरण लें। वे नाजुक और भली हैं। हम इस वाक्य को सुनते ही हम ऐसा समझ लेते हैं कि अवश्य यह लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है। हम इस संदर्भ में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक समाज विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान में एक गतिविधि का उदाहरण लें। कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित चित्र बनाने के लिए कहा जाए। नंबर 1 किसान, फैक्ट्री श्रमिक, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट और शिक्षक। मान लें कि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं। कार्य पूरा होने के बाद शिक्षक यह देख सकते हैं कि विद्यार्थियों ने कैसे चित्र बनाए हैं। क्या इन चित्रों में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के चित्र हैं? किस प्रकार की नौकरियों में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के चित्र बनाए गए हैं? क्या सारी महिलाओं को ही नर्स के रूप में चित्रित किया गया है? यदि हाँ तो क्यों? पोर्टफोलियो गतिविधि। हर एक मॉड्यूल की सीख को लागू करने के लिए मॉड्यूल के अंत में एक पोर्टफोलियो
गतिविधि दी जाती है। यह मॉड्यूल के ज्ञान को समेकित करने में मदद करती है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।